हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ दिया किसने है? कूलम्स एक साइंटिस्ट का ही नाम है, मतलब उसने लॉ दिया और अपने ही नाम पे वो अपना जो भी लॉ है वो दे दिया हमें, और हम उसका नाम अब बार बार पढ़ रहे हैं। देखा, एक बार उसने काम किया और उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए हो गया। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों चार्ज में कितना फोर्स होगा। मतलब क्या वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या चीज़ है कूलम्स लॉ? कौन बता रहा है ये चीज़ें, कैसे बता रहे हैं और कितना बता रहा है कि कितना चार्ज लगने वाला है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे अगस्टे डी कूलम ने। अगस्टे डी कूलम ये कूलम का फुल नेम है। हमारे इंडिया में तो बहुत इजी से नाम होते हैं, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, राहुल हो गया, अंकित हो गया, बट यहाँ पे देखो अगस्टे डी कूलम, अच्छा नाम है ना बहुत। तो अगस्टे डी कूलम ने कूलम्स लॉ दिया था। कब दिया था इसने? 1785 के अंदर, ठीक है। 1785 में, मीन्स इतने साल पहले उसने ये लॉ बना के दे दिया था, और हमें सिर्फ और सिर्फ इसको स्टडी करना, समझना है। तो एक स्माइल के साथ, सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए वीडियो देखते टाइम, तो एक स्माइल के साथ स्टार्ट करते कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ अगस्टे डी कूलम ने 1785 के अंदर दिया, और इसने ये बताया कि दो चार्ज, चाहे तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, या फिर उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, तो वो फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लेते जो पहला चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q1 और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। मैग्नीट्यूड का मतलब वो कितनी अमाउंट है उसकी, 1 कूलम है, 10 कूलम है या 20 कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्जेस दे दिए, और मान लेते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से। कोई ज़रूरी नहीं है स्मॉल आर लेना, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, बस हम ले लेते हैं क्योंकि बुक में दिया, इसलिए वो बुक वाले ही उठा लेते हैं कि स्मॉल आर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो कूलम्स ने कहा कि ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या? देखो, सबसे पहले तो ये जो डंडा, हम दो डंडे खींच रहे हैं और इनके बीच में जो चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस बोल सकते हो, मॉड बोल सकते हो, या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी भी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देता है। मतलब एक मैजिकल डंडे, ऐसे वैसे डंडे नहीं, बहुत मैजिक है इनके अंदर। तुम इसके अंदर कुछ भी डालो, अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो लोग नेगेटिव है ना, उनको इस डंडों के अंदर बंद कर दो, उनकी थिंकिंग भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इन मैजिकल डंडों का कमाल है, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। और इन शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब हम साइन नहीं ले रहे हैं चार्जेस का। जब भी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे, समझ आया? ध्यान से, क्या बोला हमने? चार्ज का साइन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लेने वाले। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। जितना बड़ा चार्ज होगा Q1 उतना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मतलब जितने बड़े बड़े चार्जेस होंगे ये दोनों, उतने ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। जितने छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल छुटकू टाइप के होंगे, तो उतना ही ज़्यादा इनका फोर्स भी कम होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच की डिस्टेंस का
स्केयर। जितनी ज़्यादा ये लोग दूर होंगे उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेक्शन कम मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 और डिवाइड बाई R का स्केयर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दो तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K। कांस्टेंट क्या आ गया, K आ गया। ठीक है, और Q1 और Q2 और डिवाइड बाई R स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये K है ना, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू होती है, वैल्यू इन द सेंस, देखो ये कांस्टेंट K है, इसका नामकरण तो हमने कर दिया कि इसका नामकरण ये है। ठीक है, अब इसकी एक वैल्यू भी होती है, वो कितनी है, 9 × 10⁻⁴। इसकी वैल्यू बहुत है, बहुत मायने रखता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये K। तो इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी और प्लस में होगी। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसकी पावर को माइनस में कर देते हैं। तो जब माइनस में पावर करेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी ना, बट ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकाल लो। यहाँ से K किसके इक्वल हो गया, फोर्स R² Q1 Q2, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 चार्जेस तो पर कूलम स्क्वायर। तो आ गई ना K की, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो K हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हो गई। अब जो ये K है ना, इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका नाम भी है, इसकी वैल्यू भी है। अब भी तो इसका फॉर्मूला भी आ गया, तो K = 1/4πε0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ε0। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं एप्सिलन, और इसको हम बोलते हैं 0 को नॉट। पैसे गिनने वाले नॉट नहीं, ये नॉट। ठीक है, एप्सिलन नॉट। अब यहाँ पर जो ये एप्सिलन नॉट है ना, इसका भी नाम होता है। देखो यहाँ पे अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आ गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्सिलन नॉट। एप्सिलन नॉट का अब सबसे पहले हम नाम देखेंगे। नाम क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यहाँ पे एब्सोल्यूट भी लिख देते हैं या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब कि हम चार्जेस का केस ले रहे हैं, मतलब हम ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण हमने कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हो गया। एप्सिलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो इससे नीचे है ना, K तो ऊपर और एप्सिलन नॉट डिनोमिनेटर में। जब K बहुत बड़ा हो गया तो एप्सिलन नॉट को तो छोटा होना पड़ेगा ना, तो इसकी वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻⁻12 माइनस में, और इसकी यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी क्या, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें पर कूलम स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। समझ आया। तो ये दो टर्म्स है यहाँ पे, K और एप्सिलन नॉट। तो ये यहाँ पे कूलम्स लॉ की डेफिनेशन भी हमने शो कर दी है। और कूलम्स लॉ क्या बताते हैं, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर तो हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते हैं, फोर्स का ओनली मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम उसकी स्केलर फॉर्म लेंगे।
स्केलर फॉर्म। अब ये स्केलर फॉर्म कहाँ से आ गया? ये जो हमने स्टडी की है वो स्केलर फॉर्म ही है। स्केलर फॉर्म क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हमने फोर्स की डायरेक्शन नहीं ली है, हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये क्या है? फोर्स की स्केलर फॉर्म है। तो ये कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है, जहां पे कूलम्स लॉ बताते हैं दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा। अगर तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, तो वहां पर लगता है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्शन होगी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। मतलब एक क्लास में अगर दो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना, तो उनके आपस में बहुत जेलसी चल रही होगी। टीचर ने उसको शाबाशी दी, मुझे क्यों नहीं दी शाबाशी, उसी को क्यों दी, या फिर किसी टीचर ने उसको बुक दे दी तो उसको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो वहाँ पे ना कंपटीशन आ जाता है, रिपल्शन, दोनों ही एक दूसरे से जेलसी फील करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनके बीच में भी क्या हो रही है? जेलसी हो रही है। और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उस टाइम पे होगी दोनों में अट्रैक्शन। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक बॉय एक गर्ल, वहां पे अट्रैक्शन हो जाएगी। वो वाली अट्रैक्शन नहीं, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। तो ये तो कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म थी, जिसमें हमने के और एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर देखो, हम स्टडी करेंगे कि जो के है और जो एप्सिलॉन नॉट है, इनका यूज क्या होता है। मतलब कूलम्स लॉ से अगर इनको गायब कर दें तो क्या होगा, या फिर क्या ये वेले बैठे हैं, मतलब क्या इनका कोई यूज नहीं है? अच्छा सा यूज, बिल्कुल अच्छा सा प्रॉपर, ये बोलते हैं ना वीआईपी यूज। तो वीआईपी यूज देखना है, क्या इनकी औकात क्या है एक्चुअल में, कूलम्स फोर्स के अंदर इनकी क्या अहमियत है। तो ये चीज़ हमें अभी प्रूव करनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इन दोनों का यूज क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम दिखाते हैं के से, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का तो हमें पता है, ये हो गया एप्सिलॉन। अब इन्होंने बोल दिया रिलेटिव के लिए लगा दिया हमने स्मॉल r। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका यूज देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो देखो, दो चार्जेस हैं, ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर हमने दो चार्जेस को बंद कर दिया और बॉक्स को लगा दिया लॉक। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर हमने क्या लिया, दो चार्जेस रख दिए। मान लिया बॉक्स ही है या कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे बीच में क्या है इसके? एयर। ठीक है, इस बॉक्स में क्या है? एयर है। तो हमने दो चार्जेस लिए और उनके बीच में हमने क्या मान लिया है? एयर है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? F। तो मान लो अगर बीच में दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, तो उस टाइम पे फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F0 नॉट, F0 से। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की जगह हम रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हाँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये दोनों चार्जेस है इस बॉक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया? अब कोई मीडियम डाल दिया। डिस्टेंस उतनी ही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, बस बॉक्स के अंदर हम कोई मीडियम डाल देंगे। मीडियम मतलब कि पानी डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? पानी डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो। तो मतलब कोई भी एयर या फिर वैक्यूम से हट के कुछ डालना है उसके अंदर, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या फिर सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कुछ भी डाल दो, तारपीन का तेल डाल दो, जो डालना है डालो, बस हनी डाल दो, लेकिन होना मीडियम चाहिए, एयर और वैक्यूम के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मीडियम डाल देंगे तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मीडियम है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, मतलब उस मीडियम के अंदर पानी मान सकते हैं एक तरह से समझने के लिए। मान लो यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब जो दो चार्जेस हैं वो वाटर के अंदर डाल दिए, डिप करके
गए वाटर के अंदर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा मीडियम के अंदर, तो उसको हम दिखाएंगे एफ मीडियम मीन्स एफ एम, क्लियर, इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन, इसको एम बोल सकते हो या फिर सिंपल एप्सिलन छोड़ सकते हो, समझ आया। अगर तो हम एयर की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी एप्सिलन नॉट। अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी मीडियम की, और आर स्क्वायर, देखो ये हो, ये है और ये है, तीन ही होती है। अब इनमें रिलेशन क्या होगा अभी निकाल देंगे, थोड़ा सा वेट करो। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब कि वो एयर की बात कर रहे हो, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड उस मीडियम के लिए यूज कर दिया, समझ आया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब सिंपल या तो एप्सिलन लिख दो या फिर इसके अंदर हम एप्सिलन एम भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता है, तो कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना है, दोनों को डिवाइड, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम क्या निकाले, क्यों निकाले, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम, एफ नोट मतलब कि Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नॉट आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई Q1 Q2 4 पाई एप्सिलन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 से Q1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एप्सिलन एम ऊपर चला जाएगा और एप्सिलन नॉट नीचे, ठीक है। तो अब देखो मीडियम का यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलन डिवाइड बाई एप्सिलन नॉट, कंफ्यूज मत होना, क्या समझे, एप्सिलन लिखो या एप्सिलन एम एक ही बात है। तो यहाँ पे इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ आया नहीं है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, दो फोर्सेस का रेशियो होता है। कौन से फोर्स, एयर के अंदर और उसके डिवाइड में मीडियम के अंदर। ध्यान रखना है फोर्स एयर में सबसे ऊपर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, एक तो क्या आ गया एफ नॉट बाई एफ एम, और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया मीडियम के अंदर डिवाइड बाई दिस टर्म, सिंपल, ठीक है। डेरिवेशन समझ आया। अब देखो आगे, अब इसके अंदर देखो क्या है। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो फिर से हमने मैथ्स निकाल दिया, बट हमें मैथ्स नहीं निकालना, हमें इसका रियल में फील करना है कि एक्चुअल में है क्या, इसकी औकात क्या है। यहाँ पे कूलम्स लॉ के अंदर अगर ये गायब हो जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर के अंदर दो चार्जेस बिल्कुल आराम से बैठे हैं, बिल्कुल आराम से, कोई भड़क नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल इनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस है बट कोई नहीं, चल जाता है, इशारों में सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में आने वाला कि कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे या तो वैक्यूम है या फिर एयर है। अब वैक्यूम है फिर तो उस जैसे तो कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। बट अगर हवा है, एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं ना। अब यहाँ पे देखो बीच में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फ्री है, फ्रीली हैंड मूव कर सकता है ना यहाँ पे। तो यही चीज़ है, अगर बीच में यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या एयर है, मतलब इन दोनों की बॉन्डिंग ना ज़बरदस्त होने वाली है, दोनों के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत होगा, बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग होगी, और इनके बीच फोर्स रहेगा एफ नॉट।
ठीक है, बहुत अच्छा खासा फोर्स है। लेकिन जैसे ही हमने दोनों चार्जेस को पानी में डाल दिया, अब पानी में डाल दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पानी में डाल दिया। पानी में डालने का मतलब अब पानी के मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में आ जाएंगे ना, तब भी ये दोनों के बीच फोर्स होना स्टार्ट होगा, फोर्स बनना स्टार्ट होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वाटर के मॉलिक्यूल धम से बीच में आ जाएंगे। समझ आया? जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, अगर वो लोग लोनली रह रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ज्वाइंट फैमिली, कभी पेरेंट्स, कभी बच्चे, कभी इधर उधर के लोग बीच में आ जाते हैं, और रोमांस के अंदर मूवीज में दिखाते हैं ना, रियल में फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हस्बैंड वाइफ के अंदर जो मोहब्बत होती है वो भी तभी बनती है अच्छे से जब फैमिली होती है साथ में। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब जैसे ही वाटर डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच में फुदकने लग गए। अब बीच में आ गए ना, दो लोगों के बीच में आ गए तो उनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वाटर के बीच में आने से, वाटर जब बीच में आ जाएगा तो वो बॉन्डिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। बॉन्डिंग कम हो गई, बॉन्डिंग कम होने का मतलब वहां पे फोर्स कम हो गया। ठीक है, अब वाटर के डालने के बाद जो फोर्स बना वो है मीडियम के अंदर, और मीडियम वाला फोर्स लेस देन होगा किससे, एयर वाले फोर्स से कम होगा ना। ठीक है, कम किसने कम कर दिया, ये वाटर ने कम कर दिया। अब वाटर ने तो कम कर दिया, तो वाटर का कोई नंबर होता है फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर हम कोई भी मटेरियल लेंगे तो उसका एक नंबर डिसाइड होता है। कैसे, वाटर होता है ना, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम टर्पेंटाइन ऑयल लेते, तारपीन का तेल लेते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, तो वहाँ पे भी उसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वाटर का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ऑयल का भी है, एयर का भी है, वैक्यूम का भी है, ऑलिव ऑयल का भी है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का भी है। तो हर एक मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो कौन सा मीडियम डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि सीरियल्स में और मूवीज में दिखाते हैं हीरो हीरोइन के बीच में, डिपेंड करता है कि कौन आ रहा है, वो विलन आ रहा है या फिर सिंपल का ऐसे ही उसके पेरेंट्स आ रहे, तो बॉन्डिंग बढ़ा भी देते हैं। बट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बंदा बीच में आ रहा है ना, वो कितना नेगेटिव है, उन दोनों की कितनी लड़ाई करवा रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम हम डाल रहे हैं और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो एक तरह से हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग को कम कर रहा है, फोर्स कम कर रहा है। मतलब एक जो गुंडा टाइप मूवीज में होता है ना, गुंडा है ये, के का नाम क्या हो गया, एक विलन हो गया, राक्षस टाइप हो गया। के कौन है, राक्षस है, एक बहुत भयानक वाला राक्षस है जो दो लोगों के बीच की बॉन्डिंग को कम कर रहा है। ठीक है, तो के क्या है, एक राक्षस है। समझ आया इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम लॉ के अंदर। ये कूलम लॉ के अंदर ना फोर्स को ही कम कर देता है। जब भी हम चार्जेस को मीडियम में डालते हैं ना, तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स को बहुत 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 कम कर देता है। तो ये कौन हो गया, राक्षस हो गया। समझ आया के की इम्पोर्टेंस। और एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने चार्जेस को वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डालने से बॉन्डिंग कम हुई, फोर्स कम हो गया। फोर्स कम होने का मतलब अब वो क्या होगा, चार्जेस है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे एक तरह से। तो इसकी वजह से वाटर क्या बनता है, ग्रेट सॉल्वेंट बनता है। इस पॉइंट को दोबारा से समझ लेना, ग्रेट सॉल्वेंट, स्पेलिंग यही आएगी सॉल्वेंट को, देख लेना। सॉल्वेंट मतलब कि उसको घोल देता है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, पहले ही बता रही हूँ, तो अपना चेक करते रहना। वाटर ग्रेट सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि दो फोर्सेस, एक तो वो अपने बीच किसी को आने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब दोनों ही बंधे हुए, जैसे मार्कर हो गया, ये कैप है, ये मार्कर है, तो अब ये बंधे हुए हैं बिल्कुल, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा मीडियम डाल देते जहाँ पे ये कैप उस मीडियम में अलग से डिसॉल्व होगी, मार्कर अलग से डिसॉल्व होगा, तो मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने इन दोनों की बॉन्डिंग खत्म करके अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, अपने अंदर घोल लिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से बोल सकते वाटर इज ए ग्रेट सॉल्वेंट। तो के की वैल्यू समझ आई। अब देखते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। तो आई होप विलन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ से कि जो राक्षस है, जो विलन है, जो गुंडा है, उसका क्या रोल है। अब देखते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी।
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कुछ ऐसा ही है जैसे हमारा निक नेम होता है और एक हमारा ओरिजिनल नेम होता है, ठीक है, वही वाला चीज़ है ये के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक ही बात है, एक ही बंदे के अलग अलग नाम है। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से देखो, एफ नॉट बाई एफ एम, ठीक है। अब हमें तो एप्सिलॉन की फॉर्म में चाहिए ना, एप्सिलॉन की फॉर्म में मीडियम और एयर के बीच में, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ही लिख लो, हम ऐसे ही लिख लेते हैं समझने के लिए। तो समझ में आया ये तीनों के अंदर यूज क्या, मतलब तीनों का रिलेशन क्या है। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, और ये रिलेटिव मतलब दोनों को कंपेयर करके बता देना। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट है, अब कूलम्स लॉ की हम वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे कि जो कूलम्स लॉ होता है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसके लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये हो गया ओरिजिन। यहाँ पे ना हमने दो चार्जेस कंसीडर कर लिए, मान लिया ये Q1 चार्ज है और ये है Q2 चार्ज, ठीक है। अब +1 के अंदर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ओरिजिन से फर्स्ट चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, मतलब कि हम बता रहे उसकी पोजीशन क्या होगी, जो ये Q1 चार्ज है उसकी ओरिजिन से क्या पोजीशन है, कितनी दूर है, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर है, कितनी दूर है, मतलब एक नंबर बताना, उसको हम बोलते हैं, कैसे दिखाएंगे, पोजीशन वेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1, फर्स्ट चार्ज का R1। इसी तरह सेकेंड चार्ज का क्या होगा, R2। मान लेते हैं दोनों के दोनों चार्जेस सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, हम पॉजिटिव मान लेते हैं दोनों के दोनों को। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो सबसे पहले देखो, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 की वजह से, देखो ध्यान से देखना, फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड पे, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले ड्यू टू फर्स्ट, और वेक्टर लगा दो। अगर हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे वहाँ पे वेक्टर नहीं लगता है, वहाँ पे भूल कर भी वेक्टर मत लगाना, बट अगर तो हम स्टडी कर रहे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तब हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कंप्लीट? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल सी बात है, हमें पता है, ये ऑलरेडी 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। नया बताओ कुछ। तो नया ये है कि लेफ्ट साइड में तो डायरेक्शन है और राइट साइड में डायरेक्शन है ही नहीं, चार्जेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एक नंबर है, R स्क्वायर भी एक नंबर है, तो डायरेक्शन कहाँ गई? डायरेक्शन के लिए +1 में हम पढ़ चुके कि यूनिट वेक्टर होता है। अगर हमें डायरेक्शन बतानी है ना, तो उसके लिए हम हमेशा एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस r ले रहे हैं तो r कैप होगा, अगर डिस्टेंस x ले रहे हैं तो x कैप होगा, डिस्टेंस z ले रहे हैं तो z कैप होगा। समझ आए? तो r कैप हो गया। अभी पूरा नहीं हो, अभी थोड़ी सी कमी रहती है। क्या रहती है? ये तो F2 1 है, तो यहाँ पे भी 1 2 जैसा कुछ होना नहीं चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखो, इसके लिए हम यहाँ पे अगर रट्टा ही मारना तो ध्यान रख लो, यहाँ पे 1 2 आएगा, 1 2, अगर रट्टू पोपट बनना है। बट रट्टू पोपट नहीं बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, सोचना है। तो उसके लिए देखो, फोर्स किस पर लग रहा है? चार्ज 2 पर, सेकेंड चार्ज पे लग रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो,
सेकंड पर फर्स्ट वाले चार्ज ने फोर्स लगाया और उसको उस तरफ रिपेल कर दिया, ठीक है, इस तरफ चार्ज आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है ना शुरू में इसके बिल्कुल नज़दीक होगा, यहाँ पे होगा ये। उसके बाद Q1 ने इसको धक्का मार मार के रिपेल कर करके आगे भेज दिया और बहुत दूर कर दिया खुद से, ठीक है। तो मतलब शुरू में Q1 चार्ज इसके नज़दीक होगा, तो इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? जब यहाँ पे था पोजीशन वेक्टर भी R1 होगा, और अब जब इसने इसको धक्के मार मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया तो अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R2, ठीक है। तो इनिशियल कितना था? R1, फाइनल कितना है? R2। तो हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ आया? नहीं आया? दोबारा देखो, ए बी वेक्टर होता है ना, इसको हम क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये +1 में अगर नहीं आया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, +1 की वीडियोस देखो और वहां से देख समझो इसको। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर होता है ना, हमें ये बताना R1 2 क्यों आएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? R2, और इनिशियल कितना है? R1। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम हमेशा, और इसको हम क्या लिखेंगे? R12। R12 मतलब जो सेकंड नंबर पे आता है B, उसको पहले लिख दो, फर्स्ट वाले को बाद में। B माइनस A मतलब R2 माइनस R1, ठीक है। जब भी पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालना होता है हम हमेशा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल R2, इनिशियल R1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? R12। इसलिए हमने यहाँ पे R12 पुट किया है। समझ आया? अब एक चीज़ और देख लो, बस छोटी सी है। जो वेक्टर होता है ना कैप वाला, वो किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वेक्टर और मोड लगा दो, या फिर आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, सिंबल आर, मोड भी हटा दो और वेक्टर का सिंबल भी हटा दो। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इसमें ना 3 चीज़ें कम लिखनी पड़ती है, इसलिए बस। तो यहाँ पे देखो, इसका कैप हटा दो, कैप हटेगा तो एक आएगा वेक्टर और एक नीचे आ जाएगा R12। एक R12 तो पहले से ही है, तो ये टोटल कितना बन गया? ये 3R12। क्लियर? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखो फोर्स ऑन Q1 चार्ज, Q1 ड्यू टू Q2। अब कितना होगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, आ गया ना? Q1 Q2 4πε0 R², और डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए R कैप। अब देखो फोर्स ऑन फर्स्ट, अब इस चार्ज की बारी आ गई। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड ने भी इसको धक्का मारा, किस तरफ? इस तरफ, रिपेल कर दिया। तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? F12, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, वही रट्टू पोपट वाली बात करनी है, तो यहाँ पे 2 1 है, 1 2, और अगर यहाँ पे 1 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 1। बट फिर भी हम समझ लेते हैं। देखो इस केस में इनिशियल कितना? पहले ये चार्ज यहाँ पे होगा शुरुआत में, तो इसका इनिशियल कितना है? पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू R2। बट इस चार्ज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसने इसको धक्का मारता गया और बहुत दूर ले गया, यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, और इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना बन गया? अब फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना बन गया? R1। लिखते कैसे? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल R1 इनिशियल R2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? R21, सिंपल। तो R21, तो यहाँ पे लिख दो 2 1 2 1। फिर वही एक स्टेप आगे करना चाहो तो आगे कर दो, Q1 Q2 4πε0 R वेक्टर 2 1, और नीचे क्यूब हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लो। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ना बेसिकली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, बट ज़्यादा खुश मत हो, अभी थोड़ा सा और रहता है। इसमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कूलम लॉ है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ मेरा सबसे फेवरेट लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो सामने से भी तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा। अगर किसी को रिस्पेक्ट दोगे वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और अगर सारा दिन मोबाइल्स में वीडियोस देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, टाइम को वेस्ट करोगे तो टाइम तुम्हें वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा लॉ, कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर। तो देखो अब यहाँ पे ना कूलम्स लॉ के अंदर हमें न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए तो मतलब थर्ड लॉ में तो एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब डायरेक्शन आ गई ना, तो एक तरह से हमें डायरेक्शन उठानी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्शन ये रही और यहाँ पे डायरेक्शन ये रही, उठा लो। मैं यहाँ पे इसको देख लेती हूँ, R12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? R2 माइनस R1 लिख सकते हो ना। यहाँ से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। 75% गलती करेंगे, सिर्फ 25% जिनका मैथ्स बहुत अच्छा वो ठीक करते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने नेगेटिव बाहर निकाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर ले लिया तो R1 तो बन गया पॉजिटिव। इसमें तो नेगेटिव था ही नहीं, फिर भी मैंने प्लस का सिंबल ऐसा होता है ना, एक नेगेटिव बाहर ले लिया, मतलब एक डंडा बाहर ले लिया तो बच गया एक नेगेटिव। ये तुक्का लगा, मतलब लॉजिक ऐसे ही फालतू का लॉजिक लगा दिया है। बस समझ गई ना, नेगेटिव बाहर ले लिया। अगर ये नेगेटिव बाहर ले लूँगी तो R1 तो बन गया पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो बन गया नेगेटिव। मतलब अगर मैं ब्रैकेट खोल लूँ, ये नेगेटिव फिर से ब्रैकेट के अंदर जाके R1 को नेगेटिव और R2 को पॉजिटिव कर देगा। समझ आई? बिल्कुल आई। देखो अब नेगेटिव इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनल R1 और इनिशियल R2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती? R21 सिंपल। तो यहाँ से R12 इज इक्वल टू माइनस R21 सिंपल। तो क्या मैं R21 की जगह यहाँ पे R21 की जगह यहाँ पे इसका उल्टा भी तो मान सकते हैं ना, अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। तुम R12 की जगह ये माइनस R21 यहाँ पुट कर दो, ये इसका उल्टा यहाँ पुट कर, जैसे करना है करो। बस मैं R21 की जगह पुट कर रही हूँ, कितना? माइनस को आगे ले लो, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 21 की जगह तो यहाँ पे सिंपली 1 2 और यहाँ पर भी R21 की जगह 1 2 आ जाएगा और नेगेटिव बाहर। तो हमने देखा कि इस साइड तो है F12 और ये वाली जो टर्म आ गई किसकी वैल्यू है? देखो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 1 2 और R12, तो किसकी हो गई? माइनस F21। तो देखो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया ना, न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, डायरेक्शन नहीं है इसकी। डायरेक्शन होती तो वेक्टर लगता, डायरेक्शन होती तो प्रॉब्लम होती, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बट मैग्नीट्यूड है तो हम अपनी मर्जी से 2 1 लिखे या 1 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कूलम्स का लॉ भी बहुत अच्छा, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। उसको पता है कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलने वाला है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ भी फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो ये तो था हमारा कूलम्स का लॉ। कूलम्स की हमने स्केलर फॉर्म भी पढ़ी और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ी। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इजी से न्यूमेरिकल होंगे। तो अभी हम कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करते। थ्योरी को तो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, अब न्यूमेरिकल की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाई गई है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के और ट्राई करने की कोशिश करना, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 कूलम एंड प्लस 6 कूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस, एक तो 2 कूलम है और एक हमारे पास है 6 कूलम। पॉजिटिव चार्जेस है और उनके बीच में
जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये इसको उस तरफ रिपेल करेगा, तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो है 12 न्यूटन। ठीक है, इफ ए चार्ज ऑफ -4 कूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस, अगर हम इन दोनों चार्जेस को -4 कूलम चार्ज और दे दें, इसके अंदर भी -4 कूलम चार्ज डाल दिया और इस चार्ज के अंदर भी हमने कितना और डाल दिया है, -4 कूलम, देन द फोर्स इज, तो अब बताओ कि अब इनके बीच में कितना फोर्स बन जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम 2 कूलम पॉजिटिव के अंदर -4 कूलम नेगेटिव डाल देंगे तो चार्ज कितना बच जाएगा, -2 कूलम, और जब +6 कूलम में -4 कूलम डाल देंगे तो कितना चार्ज बच गया, 2 कूलम चार्ज। ठीक है, अब हमें फोर्स बताना है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट केस के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F1 K, Q1 कितना था 2 कूलम, Q2 कितना था 6 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस होगी R स्क्वायर, मीन्स 12K/R स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप या सेकंड केस के अंदर जब हमने इसके अंदर चार्ज को ऐड कर दिया, मीन्स -4 कूलम चार्ज लो और ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना बन जाएगा, F2K, फोर्स 2 और सेकंड वाला चार्ज 2 और इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी सेम, तो कितना बन गया 4K/R स्क्वायर। देखो, हमें जब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें साइन नहीं लेना होता, जो हम थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। जब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज का साइन नहीं लेंगे, ध्यान से। ठीक है, तो हमने F2 निकाल दिया। अब F1 की वैल्यू हमारे पास थी 12 न्यूटन, तो एक तरह से हमारे पास इस फैक्टर की वैल्यू है 12 न्यूटन और यहाँ से इस फैक्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ से हम R स्क्वायर निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। R स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 12K/12, सिंपल। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, K के इक्वल निकल गई। जब हम फर्स्ट केस जो कि गिवन है वहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू K। तो सेकेंड केस में हमें फोर्स निकालना है, तो वैल्यू पुट करो 4K/R स्क्वायर की जगह K से K कैंसिल, तो F2 कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब पहले जब चार्जेस कितने थे, +2 कूलम और +6 कूलम, और उस टाइम पे इनके बीच में फोर्स था 12 न्यूटन। बट जैसे ही हमने दोनों के अंदर 4 कूलम चार्ज को ऐड कर दिया तो उस टाइम पे इनके बीच में फोर्स कितना बच गया, सिर्फ 4 न्यूटन, मतलब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 कूलम अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The ratio of electrostatic and the gravitational force acting between electron and proton। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और एक है प्रोटॉन, तो उनके बीच में जो रेशियो है, किस किस का रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो कितना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 × 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, इन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया है और जी की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन के अंदर। और ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं DC पांडे की बुक, जो स्पेशली है फॉर नीट एग्जाम। तो मीन्स हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो अभी के लिए तो DC पांडे की बुक से ही करेंगे। तो
बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम HC वर्मा और भी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना, मीन्स रेशियो निकालना है। FE डिवाइड बाई FG, FE Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसके डिवाइड में है G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई G M1 M2। तो ये दोनों फोर्सेस का रेशियो आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मानते हैं हम नेगेटिव और प्रोटॉन पे मानते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करने का काम आप लोगों का होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और उसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस सभी को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो है, तो ये आ गया यहाँ पे दो फोर्सेस का रेशियो। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो ऊपर भी न्यूटन और नीचे भी न्यूटन, और दोनों यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिखा दी गई है बोर्ड पे, अपना स्टेटमेंट पढ़ो और सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला, टू सिमिलर स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। हमारे पास दो स्फीयर है, एक तो प्लस Q और एक माइनस Q, आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स F एक्ट्स बिटवीन द टू। अगर जब दोनों चार्जेस रखे होंगे तो इनके बीच का फोर्स होगा F। इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर another similar small sphere having charge plus Q is kept। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बीच में हम एक और चार्ज रख देते प्लस Q। then it will experience a force in magnitude and direction is। तो उस टाइम पे क्या होगा, मीन्स इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये दो फोर्सेस, दो चार्जेस थे। जब सिर्फ दो चार्जेस थे तो उनके बीच का फोर्स था F। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस मान लो R है, तो ये पूरी डिस्टेंस R है, तो कितना बन गया Q स्क्वायर R स्क्वायर। ये तो कब है, जब हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये तो डिस्टेंस पूरी R ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक मिड में हमने एक चार्ज और रख दिया जो कितना होगा, प्लस Q होगा। तो अब बताओ कि न्यू फोर्स कितना होगा। अभी इसको सॉल्व करके देखो, चलो। ठीक
ठीक है, कर लिया। तो अब हमें ये बताना है कि ये वाला जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, बिल्कुल ठीक बीच में रखा है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी r/2 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी r/2। तो इस केस में देखो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये प्लस इसको उस तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव में होगी रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से उसको उस तरफ सेंड कर देगा। तो फोर्स कितना लगा k, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है Q और इनके बीच की डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k² डिवाइड बाई r²। ठीक है, अब इस चार्ज को ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे एक और फोर्स लगेगा F" लगा लो k, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी r/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4k² डिवाइड बाई r²। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, तो इसका मतलब अब इस Q पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया F' प्लस F', 4k² डिवाइड बाई r² प्लस 4k² डिवाइड बाई r² मीन्स 8k² डिवाइड बाई r², k² डिवाइड बाई r²। तो फोर्स था तो ये कितना आ गया F के इक्वल। तो हमारे पास अब जो नया सेकंड केस में फोर्स आया, ये वाला फोर्स F नेट मान लो इसको या फिर F2 से दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब हमारी मर्जी, हम जिससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो F2 किसके इक्वल हो गया 8F। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगेगा 8 टाइम्स लगेगा। 8 टाइम्स किसकी तरफ लगेगा, -Q की तरफ। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्जेस +10 माइक्रोकूलम और एक है -20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, और इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स F1। तो इस केस में जो इनका फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो होगा F1। क्लियर। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड टू ए सेम डिस्टेंस। अब हमने क्या पंगा कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कर दिया है इन दोनों को सबसे पहले कांटेक्ट में लिया है। कांटेक्ट में लेके आए ना, इन्होंने बोला है दे एक्सपीरियंस फोर्स F1 इफ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। मतलब ये दो स्फीयर थे, एक तो चार्ज था, एक स्फीयर पे चार्ज था 10 माइक्रोकूलम +10 और इस पे था -20 माइक्रोकूलम और इनके बीच की डिस्टेंस थी r। अभी उस टाइम पे तो इनके बीच था फोर्स F1 जो कि कितना होगा k -20 और 10 माइक्रो 10⁻⁻12 और इनके बीच की डिस्टेंस r²। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब सेकंड में इन्होंने बोला इनको हम टच करेंगे और मीन्स कांटेक्ट लेके और फिर से अलग कर दिया उतनी ही डिस्टेंस पे r डिस्टेंस के ऊपर। अब टच करने से यहाँ पे होगा क्या, टच करने से इनको फील आएगी। फील कौन सी वाली फील, शेयरिंग वाली फील। और कौन सी फील आएगी, मतलब एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है, दोनों का अपोजिट जेंडर हो गया, मीन्स उन दोनों के अंदर फीलिंग आएगी शेयरिंग की। तो यहाँ पे देखो अब इसके पास +10 है, इसके पास -20 है, तो शेयर करने के बाद कितना रहेगा इस पे चार्जेस, देखो डिस्टेंस r ही रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है एक कि जब मान लेते हैं कि एक स्फीयर पे चार्ज होता है Q1, दूसरे पे चार्ज होता है Q2, और जब हम क्या करते हैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, मतलब दोनों को टच करवा के अलग अलग करेंगे, तो चार्ज आ जाएगा Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि देखो टोटल चार्ज कितना है Q1 +
Q2। दो लोग हैं, दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो गया, एक पे Q1 है एक पे Q2 है, तो दोनों पे कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया टोटल चार्ज। अब टोटल को दो लोगों में डिवाइड करना है, तो हाफ हाफ कर दो, जितना टोटल है ना उसको 2 से डिवाइड करके इसको भेज दो, 2 से डिवाइड करके इसको भेज दो। तो हमारे केस में हमारा चार्ज कितना है यहाँ पे 10 और -20 हो गया। तो एक तरह से अब यहाँ पे चार्ज कितना बच गया सोच के देखो और समझो इसको कितना चार्ज होगा। हो गया, तो कितना चार्ज होगा देखो -10 हो गया टोटल। अब -10 तो टोटल है ना, तो -5 माइक्रोकूलम इस पे आएगा और -5 माइक्रोकूलम इस पे आएगा। तो ये सिचुएशन कब होगी, जब हम उनको टच करके अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब फोर्स निकाल दो। अब मान लो फोर्स है F2 कितना होगा अब के 9 × 10⁻⁹, चार्ज 1 -5, चार्ज 2 -5, एक माइक्रो इसका 10⁻⁻6 और एक इसका 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई r²। सिंपल, ठीक है। अब हम फोर्स F1 और F2 का रेशियो निकालना है। स्टेटमेंट पढ़ो, इन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ F1 टू F1 डिवाइड बाई F2 का रेशियो फाइंड आउट करो। F1 की वैल्यू k मतलब 9 × 10⁻⁹ -20, 10⁻⁻12 r², और F2 की वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁻⁹ -5 10⁻⁻12 r² से ये कैंसल आउट, इससे ये पावर कैंसल आउट, हमारे पास बचता है -20 × 10 और नीचे माइनस प्लस 25 अलग अलग ही कर लेते हैं, 5 × 5 ही रहने देते हैं, 5 × 5 ही रहने देते, ठीक है। तो कैंसल आउट करो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और आंसर आ गया -8। अब देखो रेशियो 8 तो समझ आता, बट -8 माइनस का मतलब इन दोनों में अब रिपल्सिव लगेगा, पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे तो कौन सा फोर्स था, यहाँ पे फोर्स था अट्रैक्टिव, अब ये नेगेटिव और यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया रिपल्सिव फोर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा दी है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तब तक हम भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इन्होंने कहा है चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, 2 अपोजिट कॉर्नर पे हमने प्लेस कर दिया एट ईच ऑफ 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ अदर 2 कॉर्नर्स। तो स्मॉल वाला क्यू दूसरे कॉर्नर्स पे रख दिया, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0, अगर क्यू के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, मान लेते ये क्यू है, अपनी मर्जी से चाहे ये सिलेक्ट करो ये सिलेक्ट कर लो, मेरा मन कर रहा है इसको सिलेक्ट कर लो, तो मैंने ये कर लिया। अब इस पे जो टोटल फोर्स है ना वो 0 आएगा, ये कंडीशन इन्होंने दे दी। तो इतना स्टेटमेंट में दिया है तो पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि क्यू एंड स्मॉल क्यू इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। क्लियर, स्केयर दिया तो ये डिस्टेंस, इसकी लेंथ मान लो x, ब्रेथ भी x होगी, और स्केयर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, वहां पे डायगोनल की जरूरत पड़ती है, तो डायगोनल अपना पहले ही निकाल लो। तो डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये देखो ये हो गया x का स्केयर प्लस x का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस हाइट का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर।
हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये वाला, इनको नाम भी दे सकते हो वरना सिंपल निकाल दो, कितना होगा 2x स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया ना 2x स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज खुद कितना आ गया √2x। तो इसकी जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, तो अपना निकाल सकते हो पहले से ही, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, इनके अकॉर्डिंग हम अपनी चलाएंगे, भाई हमारा राज है, हम पढ़ा रहे तो अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इस पे देखो कि कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले ये और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ये इसको रिपेल करेगा उस तरफ, फोर्स आ गया F1 की वैल्यू होगी Q डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, ये Q और ये Q, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये आ गया फोर्स F2। तो यहाँ से F2 किसके इक्वल आ गया Q डिवाइड बाई x स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए। अब देखो ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी एक पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स लग जाए, एक पॉइंट पे क्या लग जाए 2 फोर्स लग जाए, तो हमें उनका एक ही फोर्स बनाना होता है। क्या होता है देखो, अगर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग है फोर्सेस की डायरेक्शन, तो सबसे पहले उनका रिजल्टेंट निकाल दो, रिजल्टेंट, ठीक है। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फोर्स का स्क्वायर, फिर दूसरे फोर्स का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ट्वाइस ऑफ F1 F2, और इन दोनों फोर्स F1 और F2 के बीच का एंगल कोस ऑफ थीटा। क्लियर। तो इस तरह से पहले F रिजल्टेंट निकालते हम। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले F कितना होगा, F नेट, F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो दोनों को ही मैं F मान लेती हूँ, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 और F2 कोस ऑफ थीटा। इन दोनों में थीटा कितना, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की दोनों सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, आपस में सारी नहीं, ये वाली 2 साइड, ये वाली 2 साइड, ये 2 और ये 2 आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल कितना बन गया, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 0, जब ये 0 ही होगा तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी कर दो, पूरी टर्म 0, तो यहाँ तक आ गया 0। कितना बचा 2F स्क्वायर, तो √2F ये आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या कर दिया, इस Q चार्ज के ऊपर ये जो यहाँ पे Q चार्ज था, रिजल्टेंट निकाल दिया F नेट, ठीक है। F नेट इन 2 का नेट आया है, ठीक है, इसको डैश मान लो बल्कि सेपरेट करने के लिए, और ये किसके इक्वल आ गया √2F। क्लियर। अब तो मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इनको हम रब कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह आ गया एक फोर्स F नेट, बट अभी तो ये वाला चार्ज भी तो रहता है, इसका कंट्रीब्यूशन भी तो होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके इसी तरफ भेजेगा ये, ठीक है, ये इस चार्ज को इसी तरफ रिपेल करेगा। मान लेते हैं फोर्स आ गया F3, तो F3 कितना आ गया K, चार्ज कौन सा कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q, और इनके बीच की डिस्टेंस 2x स्क्वायर। अब देखो इस चार्ज पे अब कुल कितने फोर्स लग रहे, अब सिर्फ 2 फोर्स लग रहे, एक तो F3 और एक F नेट। तो यहाँ पे F टोटल निकाल दो, टोटल, और ये टोटल किसकी वजह से, तीनों चार्जेस की वजह से है। कितना होगा F3 और F डैश नेट। F3 कितना है K क्या उसके 2x स्क्वायर, F नेट कितना है √2F, और F की वैल्यू ये रही Q डिवाइड बाई x स्क्वायर। F नेट की वैल्यू थी √2F, और F दोनों एक ही हैं तो रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब ये बोल रहे इस चार्ज पे टोटल फोर्स होगा 0, मतलब हमने क्या किया, डजेंट मैटर। ये बोल रहे भाई तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, डजेंट मैटर, इसका आंसर तो 0 आना चाहिए था, तो मतलब 0 आएगा, तो यहाँ पे F टोटल की जगह मैं क्या रख लूंगी, 0 रख लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 प्लेस कर देते, दिस टर्म इज इक्वल टू 0।
अगर 0 है तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, के कॉमन निकल रहा है, क्यू कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकल गया। वाओ, इतनी टर्म्स कॉमन। यहाँ से बच गया क्यू और यहाँ से बच गया 2 प्लस यहाँ पे ऊपर बच गया √2 और स्मॉल क्यू और कंप्लीट इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म उस साइड जाके हो जाएगी 0। तो एक तरह से ये टर्म इज इक्वल टू आ गई 0 के इक्वल। अब q/2 इज इक्वल टू, इस टर्म को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगी माइनस में, तो -√2q। ठीक है, तो यहाँ से q किसके इक्वल आ गया, -2√2 q के इक्वल आ गया। ये आ गया रिलेशन हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो क्लियर, तो ये क्वेश्चंस। और अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लो और जितना काम हमने किया है उसको रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ब्रेक ही ले लो आराम से। तो अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए चार्ज क्यू इज लाइंग एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू सिमिलर चार्जेस। मीन्स दो सिमिलर चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है क्यू। ठीक है, दो सिमिलर चार्जेस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन दे दी। ए चार्ज स्मॉल क्यू इज लाइंग एट मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड में एक स्मॉल चार्ज है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है स्मॉल क्यू। द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर होगा इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज, अगर स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये बोल रहे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए स्मॉल क्यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर हम देखें ये चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो ये तो है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है पूरा 3 चार्जेस का, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को छोड़ के या तो ये वाला चार्ज लो जिस पर हम अपनी कैलकुलेशन कर दे, या फिर ये वाला चार्ज ले लो। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते कि हम इस साइड वाला चार्ज ले लेते। ठीक है, तो यहाँ वाला चार्ज ले लो। अब जब हम ऑब्जर्वेशन इस चार्ज के ऊपर कर रहे हैं तो इस चार्ज को टिक कर लो। अब देखो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ, तो मान लो इनके बीच के डिस्टेंस, इन्होंने कुछ नहीं दिए तो हम 2x मान लेते, ये होगी x डिस्टेंस और ये होगी x। कोई ज़रूरी नहीं है 2x मानना, तुम x भी मान सकते हो, r मान सकते हो, जो मर्जी मानना है मानो। अब देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F1, जिसकी वैल्यू होगी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये चार्ज भी तो है, ये भी बोल रहा है कि मैं भी रिपेल करूंगा, और ये चार्ज भी इसको इसी तरफ रिपेल कर देगा विद फोर्स F2। F2 कितना होगा k, दोनों चार्जेस कितने क्यू स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2x और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि सिस्टम कैसा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो यहाँ पे देखो कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसके ऊपर जो दो फोर्स लग रही हैं उन दोनों का टोटल सम कितना होगा 0। मैं बोल रही हूँ ये जो डस्टर है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, कब इक्विलिब्रियम में होगा, दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक इस तरफ से लग रहा है एक इस तरफ से लग रहा है, तो जब दोनों फोर्स का सम 0 हो जाएगा, मतलब उस पर कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स भी लग रहा और लग भी नहीं रहा, ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे रही हूँ इस हाथ से और दूसरे हाथ से 100 रुपीज़ ले लिए, तुम्हारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब वैसे के वैसे खाली रह गए, तो दिया भी और लिया भी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, दो फोर्सेस लग रहे हैं और हम बोल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब इस पे टोटल फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 लगेगा, और नेट फोर्स होता किसके इक्वल है, F1 प्लस F2 के इक्वल। F1 की वैल्यू k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू x स्क्वायर, F2 की वैल्यू k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, k आ रहा है, कैपिटल क्यू आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है।
कितना बच गया, स्मॉल क्यू और यहाँ से कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई 4, इस पूरी टर्म की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 4 इज इक्वल टू 0। इन्होंने पूछा स्मॉल क्यू किसके इक्वल होगा, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, विल बी इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। जब हम इसकी वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4 रखेंगे तो पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक तो ये वाला चार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा। जब ये बीच वाला चार्ज नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू इन चार्जेज से 4 टाइम कम होगी, तब ये जाके पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब फिर ना तो यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसी भी चार्ज पे, और ना ही यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आता ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते